इतिहास के पन्नों में दफन अनगिनत कहानियों में पिरोया हुआ प्रेम मानो संसार में प्रेम का आरंभ मात्र होता है। इसके किरदार मरते नहीं, वे जीवित रहते हैं। आने वाली पीढ़ियों के नायक नायिका बनकर दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक आज भी मौजूद हैं। ऐसे कई वीरान खंडहर जिनकी बुलंद दीवारों पर लिखा गया था अटूट प्रेम। बेशक आज ये इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हो, लेकिन उनके देख ऐसा लगता है जैसे अब भी ये वीरान किले, ये जमींदोज इमारतें हर रोज़ प्रेम में जिंदा हो उठती है। खंडहरों के बीच मौजूदा कब्र में पसरा सन्नाटा के चिरते प्रेम में डूबी कहानियाँ दोहराई जाती है। आज भी कई छोटी छोटी किस्सों और लोकगीतों के माध्यम से ऐसे ही एक कहानी है राजकुमारी सोनालिका का, जिनके प्रेम को आज भी भूरागढ़ किले के विशाल खंडहर में मशहूर किया जाता है। कहते हैं इस घटना को कई सौ साल बीत चुके हैं। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वर्तमान में यूपी के बांदा जिले में केन नदी के किनारे भूरागढ़ नामक स्थान है। वहाँ मौजूद है खंडहर में तब्दील हो चुका एक ऐतिहासिक किला, जो अपनी दीवारों में शौर्य की कई गाथाएं समेटे हुए है। शौर्य और वीरता की अनगिनत कहानियों के बीच मोहब्बत की एक सुनहरी दास्तान भी उस किले में दर्ज है। वीरान उर्फ बहादुर नट और राजकुमारी सोनालिका की अमर प्रेम कहानी, जो आज भी प्रेमियों के लिए अमर प्रेम गाथा है। बात उस समय की है जब भूरागढ़ के किले का किलेदार था नोने अर्जुन सिंह, जो किले की देखरेख कर उसे सुरक्षित रखता था, साथ ही गांव के लोग के बीच राजा की भूमिका का निर्वाह करता था। कहते हैं कि राजा अर्जुन सिंह के विवाह के बाद कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई संतान न हुई। धन धान्य से संपन्नता होने के बाद भी राजा बहुत दुखी रहता। दूर दूर तक मन्नतें और पूजा आदि का भी कोई हल न निकला। किले की सेवा में एक नट जाति का सेवक रहता था, जो माँ काली का भक्त था। उसने राजा के लिए माँ काली से प्रार्थना की। कहते हैं कि उसकी प्रार्थना के असर से ही राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सोनालिका। नट का भी एक छोटा बालक था, बीरन उर्फ बहादुर, जिसका बचपन पिता के से तंत्र विद्या की सीख ले किले के प्रांगण में खेल कूद कर गुजर रहा था। राजमहल के बच्चों के साथ वह बेखौफ खेलता था। बचपन अमीरी का कोई खाका कहाँ खींच पाता है। दिन गुजरते गए, दोनों बच्चे बड़े होते गए। राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसकी सुरक्षा हेतु राजा ने पुख्ता इंतजाम किए थे। महल के अंदर ही उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। किले के झरोखों से जब वह नदी में तैरती नाव को देखती तो अक्सर जिद करती नाव चलाने की। राजा का मन भी पुत्री प्रेम पर विवश होता। अपनी पुत्री की हर इच्छा पूरी करने के लिए वह युद्ध करता रहता था। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा करवाई कि एक कुशल नाविक जो राजकुमारी को नाव चलाना सिखा सके, हाजिर किया जाए। पूरे गांव में खोज शुरू हुई। एक कुशल और पारंगत नाविक को राजकुमारी को नाव चलाना सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। राजकुमारी अपने विश्वास पात्र सहेलियों के साथ प्रतिदिन उत्साह से केन नदी अटखेलियों के बीच अपने स्वप्न को पूरा करने लगी। हर रोज इसी बहाने वह महल की चार दीवारी से बाहर प्रकृति की गोद में अपने बचपन और यौवन के मध्य की बेला का आनंद ले पाती। राजकुमारी की चंचल मन कभी मछलियों के साथ तैरने का साहस भरता तो कभी लहरों के साथ प्रतिस्पर्धा का जिद करता। एक दिन नदी पार करते समय अचानक राजकुमारी की नाव मगरमच्छ से टकरा गई। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझ पाती, मगरमच्छ ने उसका हाथ अपने जबड़े में जकड़ लिया और उसे नदी में गिरा दिया। यह दृश्य पास ही खड़ा बहादुर नट देख रहा था, जो नदी में गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। उसने फौरन ही पास रखी अपनी कटार उठाई और नदी में छलांग
छलांग लगा दी। राजकुमारी को बचाने के लिए उसने अपनी कटार से मगरमच्छ के जबड़े पर जोर से प्रहार किया। कटार मगरमच्छ के जबड़े में फंसा छोड़ वह राजकुमारी को सुरक्षित नदी से निकाल लाया और स्वयं राजकुमारी को उसकी सहेलियों को महल तक छोड़ने गया। तब तक राजा को इस घटना की सूचना मिल चुकी थी। राजा राज दरबार में बहादुर की प्रशंसा करता है और उसे पुरस्कार देता है। वह कहता है, तुम सच में अपने नाम के भांति बहादुर हो। मगरमच्छ के हमले से राजकुमारी घायल हो जाती है। उसके उपचार के लिए दूर दूर से वैद्य बुलाए जाते हैं। धीरे धीरे राजकुमारी स्वस्थ बेहतर होने लगती है। वह अपने सामान्य जीवन पर लौटने लगती है। कुछ समय बाद फिर राजकुमारी एक हादसे का शिकार हो जाती है। शायद नियति राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की अमर प्रेम कहानी को रचने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। महल के चारों तरफ वीरान की बहादुरी के चर्चे सुन राजकुमारी बहादुर नट की दिलेरी से बहुत प्रभावित थी। कौन जानता था कि दोनों में अटूट प्रेम पलने जा रहा है। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ शिव मंदिर जाने की इच्छा राजा के समक्ष करती है। राजा की आज्ञा मिलते ही राजकुमारी के जाने का प्रबंध किया जाता है। राजकुमारी शिव मंदिर में पहुंच परिक्रमा की तैयारी में व्यस्त थी। जैसे ही वह परिक्रमा आरंभ करती है, एक विषैले सांप राजकुमारी के पैर में काट लेता है। राजकुमारी जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर उसके अंगरक्षक उसके आसपास आ जाते हैं। वहां मौजूद लोग और उसकी सहेलियां में अफरा तफरी मच जाती है। राजकुमारी पर जहर का असर तेजी से दिखने लगता है। उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। राजा के पास खबर पहुंचाई जाती है। राजा मंदिर में पहुंच राजकुमारी को महल लाने का प्रबंध करने को कहते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी उसे मना कर देता है। वह उसे मंदिर में ही रुककर उसकी इलाज की व्यवस्था करने को कहता है। वह राजा को बतलाता है कि यह सांप मंदिर में ही रहता है। यदि कोई अपनी तंत्र विद्या से इस सांप को विवश करे कि वह राजकुमारी के जहर चूस ले तो राजकुमारी स्वस्थ हो जाएगी। राजा पूरे राज्य में मुनादी करवाता है कि राजकुमारी की जान बचाने के लिए जो भी अपनी तंत्र विद्या में सफल होगा उसे राजा मुँह मांगा पुरस्कार देगा। पूरे गांव में राजकुमारी के अस्वस्थ होने की खबर जंगल के आग की तरह फैल जाती है। सभी राजकुमारी की स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे ही खबर बहादुर को मिलती है तो वह अपने गुरु यानी पिता से आज्ञा लेकर मंदिर की ओर चल पड़ता है। बीरन राजा से कहता है वह अपनी विद्या से उस सांप को बुला लेगा, बस राजा उसे अपनी कला आजमाने का मौका दे। राजा के लिए तो बस राजकुमारी का स्वस्थ होना जरूरी था। वह मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ को दूर जाने के लिए कहता है और बीरन को अपनी विद्या आजमाने को कहता है। बीरन माँ काली का भक्त था। वह कई घंटे लगातार तपस्या करता है और फिर अचानक झाड़ियों के बीच से वही सांप तेजी से आते हुए दिखाई देता है। बीरन अपनी तपस्या जारी रखता है और मंत्र से राजकुमारी के पाँव में घेरा बना देता है। सांप राजकुमारी के पाँव के उसी हिस्से में जहां उसने काटा था अपने मुख से सारा जहर निकाल लेता है। सांप वापस लौट जाता है और राजकुमारी को धीरे धीरे होश आने लगता है। होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि बहादुर ने एक बार फिर उसकी जान बचाई है, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और मन ही मन बहादुर को अपना दोस्त मान लेती है। अब अक्सर राजकुमारी जब भी बाहर जाती बहादुर उसके साथ जाता। राजा को भी दोनों के साथ रहने से कोई गुरेज न रहा। समय गुजरता गया और दोस्ती प्रेम में परिवर्तित होने लगी। मित्रता और प्रेम में बहुत छोटा सा फासला होता है और ये फासला धीरे धीरे कम होने लगा। उधर राजा को भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। वह दूसरे राज्यों के राजकुमारों की कुंडली मिलवाने लगे। राजकुमारी सोनालिका बहुत सुंदर थी। कोई भी राज्य का राजकुमार आसानी से उससे विवाह कर लेता, परंतु राजकुमारी बीरन से प्रेम करने लगी थी और प्रेम भी अटूट विश्वास के साथ परवान चढ़ चुका था। जैसे ही राजकुमारी को इस बात का पता चला कि महल
में उसके विवाह की तैयारियां हो रही है। उसने बीरन को संदेश भिजवा दिया कि वह केवल उसी से विवाह करेगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग देगी। बीरन भी उससे बहुत प्रेम करता था। उसने राजकुमारी से धैर्य रखने को कहा और स्वयं कोई रास्ता खोजने की बात कही। बीरन को याद था राजा ने उसे वचन दिया था कि वह उसकी इच्छा पूरी जरूर करेगा। वह राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और दरबार में राजा से अपने दिए गए वचन को पूरा करने को कहता है। राजा बड़े ही शांत मन से पूछता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें बहादुर? मुझे याद है मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। बहादुर कहता है, राजकुमारी सोनालिका का विवाह मेरे साथ कर दीजिए महाराज, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। राजा आग बबूला हो जाता है और उसे कैद करवा देता है। बहादुर सैनिकों को ढकेलता हुआ राजा से कहता है, यही है आपका न्याय, आपने ही मुझे वचन दिया था, अब आप ही अपना वचन निभाने से मुकर रहे हैं। भले ही आप मुझे काल कोठरी में डाल दें, लेकिन इससे सत्य नहीं बदला जाएगा। आप अपना वचन पूरा करें महाराज। राजकुमारी सोनालिका को जैसे ही पता चलता है कि बहादुर को राजा कैद करने का आदेश सुना चुके हैं, तो वह भी दरबार में आकर राजा से प्रार्थना करती है कि वह भी अपने आधे आधे दंड की सहभागी है, उसे भी वही दंड मिलना चाहिए जो बहादुर को मिला है, क्योंकि वह भी बहादुर से उतना ही प्रेम करती है जितना बहादुर उससे। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, वह उसे दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने कोई और रास्ता खोजा। राजा ने बहादुर को छोड़ने का आदेश दिया। उसने बहादुर से कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे तो मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। बहादुर ने पूछा, कैसी शर्त? राजा ने कहा, यदि तुम केन नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कच्चे सूते के धागे पर चलकर नदी पार कर लेते हो और महल तक पहुंच जाते हो, तो मैं राजकुमारी सोनालिका का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। और यदि कोई और भी इस शर्त को पूरा करता है तो राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। सोनालिका चिल्लाती है, ये कैसी शर्त है पिताजी? बहादुर नट ने अपने पूर्वजों की तरह काली माँ की बरसों तपस्या करके जो तंत्र विद्या प्राप्त की थी, उस पर उसे पूरा भरोसा था। उसने राजा का प्रस्ताव मान लिया। केन नदी पार करने का दिन तय किया गया। जनवरी माह में मकर संक्रांति का दिन बहादुर नट ने राजकुमारी को विश्वास दिलाया कि वह इस परीक्षा में निश्चित ही सफल होगा। माँ काली का उस पर आशीर्वाद है। बहादुर काली के मंदिर में साधना में जुट गया। उसने माँ की बचपन से सेवा की थी। अब तक ऐसी कोई भी काम न था जिसे वह पूरा न कर सका हो। इसी विश्वास के साथ काली माँ के आशीर्वाद से वह ऐसा सूत का धागा तैयार करता है जिसे सहज कोई काट नहीं सकता और न ही कोई नष्ट कर सकता। वह अपनी पूरी तैयारी के साथ मकर संक्रांति के दिन केन नदी पार करने की योजना बनाता है। पूरा गांव केन नदी के किनारे आकर सिमट जाता है। सभी बहादुर की विजय की प्रार्थना करते हैं। राजा भी जानता था कि बहादुर को हारना असंभव है। वो इसलिए उसने अपने गुप्तचरों को बहादुर की विद्या का तोड़ ढूंढने के लिए चारों तरफ फैला दिया था। उसके गुप्तचर ने उसे बताया कि केवल मोची की रापी से ही उस सूत को काटा जा सकता है। आखिर मकर संक्रांति का दिन आ गया और केन नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस सूत के धागे को बांधा गया। नदी के इस किनारे महल की छत पर राजकुमारी सोनालिका बरमाला लिए बहादुर का इंतजार कर रही थी। बहादुर भी अपनी पूरी विद्या के बल पर उस धागे से नदी पार करने को चल पड़ा। नदी पूरी उफान पर थी। सभी की सांसें थमी हुई थी। लोग बहादुर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सोनालिका ने भी व्रत रखा था। बहादुर बिना रुके नदी को पार करता चला जा रहा था। आधी से ज़्यादा नदी पार हो चुकी थी। राजकुमारी का उत्साह बढ़ता जा रहा था। बस थोड़ी ही दूरी का रास्ता बचा था। तभी राजा ने अपने सेनापति को इशारा किया। सेनापति ने मोची की रापी से उस सूत के धागों को काट दिया। बहादुर महल के सिरे पर पहुंचने ही वाला था कि धागा कट जाता है और वह नदी के तेज बहाव में समा जाता है।
सोनालिका सब देख रही थी। अपने पिता की छल से वह बहुत दुखी हुई और राजमहल को हमेशा वीरान रहने का श्राप देते हुए उसने भी नदी में छलांग लगा दी। राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट का विवाह तो नहीं हो सका, लेकिन दोनों का प्रेम का गवाह पूरा गांव बना। कहते हैं दोनों की समाधि महल के पास ही बनाई जाती है, जिस पर हर साल मकर संक्रांति के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आज भी दूर दूर से प्रेमी जोड़े वहां आते हैं और अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं। राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की प्रेम कहानी अमर हो गई। यहाँ के लोक गीतों और कहानियों में आज भी दोनों जिंदा हैं। शायद राजकुमारी सोनालिका का श्राप ही था कि कई सदियां गुजर जाने के बाद भी वीरान पड़ा भूरागढ़ का किला अपने अतीत पर आज भी मातम मनाता हुआ नजर आता है। दोस्तों, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं।